नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ मोनू चहल मौजूद हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरी टेस्ट मैच अब नजदीक आता जा रहा है और सवाल जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ये मुकाबला 7 मार्च से धर्मशाला के HPCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पर टीम इंडिया कोशिश करेगी कि 4-1 से सीरीज को अपने नाम कर ले। वहीं इंग्लैंड की कोशिश ये रहेगी कि कमबैक करे इस टेस्ट सीरीज में और जीत के साथ इंग्लैंड इस टेस्ट सीरीज को खत्म करना चाहेगी। 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख यहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि 3 तारीख को पहुंचेगी इंग्लैंड की टीम और इंडिया की टीम भी धर्मशाला। उसके बाद 3 दिन प्रैक्टिस सेशन होने हैं और ये प्रैक्टिस सेशन शायद ऑप्शनल नहीं होंगे। इस प्रैक्टिस सेशन से शायद काफी सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, लेकिन प्लेइंग 11 को लेकर अभी भी धर्म संकट बना हुआ है रोहित शर्मा के लिए कि आखिर किस प्लेइंग 11 के साथ उतरा जाए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह वापस आ गए हैं। और उसके बाद अब सवाल यह है कि जसप्रीत बुमराह के आने के बाद बाहर कौन होगा। क्या आकाशदीप सिंह को बाहर जाना पड़ेगा, जिन्होंने डेब्यू मैच में आते ही 3 विकेट चटका दिए थे, या फिर कुलदीप यादव को बाहर बैठना पड़ सकता है। हो सकता है कि मोहम्मद सिराज बाहर हो जाए। अब इफ्स एंड बट्स बहुत सारे हैं यहां पर मोनू, लेकिन चुनौती बहुत ज्यादा है रोहित शर्मा के सामने। बिल्कुल चुनौती भी है और मुझे ऐसा लगता है इंग्लैंड की टीम ना एक टफ टास्क देगी इस बार इंग्लैंड हल्के में नहीं लेना इंग्लैंड को, क्योंकि इंग्लैंड भी ना ठीक है नीचे लगा हुआ, लेकिन जब वो उठकर आएगा वो भी कमबैक करना चाहेगा, क्योंकि बेन स्टोक्स की कैप्टनसी के ऊपर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं कि भाई आप इंडिया में जाके क्यों नहीं जीते। लेकिन जहां तक प्लेइंग 11 की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 3 सीमर के साथ जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि धर्मशाला के जो विकेट है, जो पिच है, वहां पर सीमिंग कंडीशन होंगे, क्योंकि पहाड़ों में वो स्टेडियम है और वहां पर जब हल्की ठंडी हवाएं चलेंगी तो ऐसे में जो तेज गेंदबाज हैं उनके लिए काफी कारगर साबित होगी ये विकेट्स। तो ऐसे में मुझे लगता है 3 तेज गेंदबाज इंडिया को खिलाने पड़ेंगे। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कुलदीप यादव शायद हो सकता है इस टीम में ना खेलें, तो सिराज, आकाश और जसप्रीत बुमराह ये कॉम्बिनेशन तेज गेंदबाजी का हो सकता है टीम इंडिया का। लेकिन इंग्लैंड भी चाहेगा वो तीनों तेज गेंदबाजी के साथ जाए, तो फ्रंट लाइन गेंदबाज उनके चाहे जेम्स एंडरसन हो, मार्क वुड हो, और साथ ही साथ ओली रॉबिन्सन के आने के बाद उनको भी अच्छा सीम मिलती है। और इस विकेट के ऊपर अच्छी बात मुझे लगती है धर्मशाला, क्योंकि 7 साल बाद टीम इंडिया यहाँ खेलेगी, क्योंकि लास्ट बार ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला था। इस विकेट की अच्छी बात चिराग ये है कि ऑफ द विकेट भी और वैसे भी सीम मूवमेंट जब मिलेगा खासकर तेज गेंदबाजों को, तो उनको ज्यादा मदद मिलती है, उनको ज्यादा विकेट्स मिलते हैं एज कंपेयर टू स्पिनर के मुकाबले। तो अच्छा कॉन्टेस्ट होने की उम्मीद है। बल्लेबाजों के लिए भी यहां पर रन बनाना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा स्पिन के खिलाफ खास तौर पर। तो यहां पर जो है हमें देखने को मिलेगा शायद वो पहला इस टेस्ट सीरीज का 5 दिन का टेस्ट मैच देखने को मिल सकता है। एक बार संभावित प्लेइंग 11 पर भी नजर डाल लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, एक बार फुल स्क्रीन पर भी देखेंगे कि क्या भारत की संभावित प्लेइंग 11 हो सकती है धर्मशाला टेस्ट के लिए। जैसा कि हमने बताया, जसप्रीत बुमराह की तो यहां पर वापसी होने जा रही है, लेकिन उसके अलावा बाहर कौन जाएगा ये बड़ा सवाल है। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, टॉप 3 में आपको कोई भी शंका होगी नहीं। उसके अलावा रजत पाटीदार या देवदत्त पडिक्कल, ये अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हालांकि रिपोर्ट्स बता रही हैं कि देवदत्त पडिक्कल का डेब्यू जो है वो हो सकता है, ये लगभग तय है। सरफराज खान है, ध्रुव जुरेल है। उसके बाद अगर आगे आप नजर डालेंगे तो वहां पर रविंद्र जडेजा आपको नजर आएंगे, रविचंद्रन अश्विन नजर आएंगे, कुलदीप यादव या फिर आकाशदीप सिंह में से कोई एक खेलता हुआ नजर आ सकता है। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह आपको खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ियों को एक मैच का रेस्ट जो है मिल चुका है प्रॉपर। अब आकाशदीप सिंह के लिए मेरे हिसाब से थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी अगर उन्हें बाहर किया जाता है तो ऐसी स्थिति में शायद कुलदीप यादव का ही पत्ता कटता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल 2 स्लॉट हैं आपके, एक तो रजत पाटीदार की जगह क्या पडिक्कल डेब्यू करेंगे, पहली चीज। नंबर 2 चीज ये है कि क्या कुलदीप यादव को बैठाकर आप रेस्ट करवाकर क्या आकाशदीप को एक और मौका, मुझे तो लगता है देना चाहिए, क्योंकि डेब्यू मैच में जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया, 3 विकेट झटके थे, टॉप ऑर्डर को जिस तरीके से आउट किया था, और जो अंदर आने वाली गेंद उनकी वो भी तंग करती है इंग्लैंड के बैट्समैनों को। आई थिंक मुझे लगता है जो टीम इंडिया कॉम्बिनेशन उसमें सिर्फ 2 ही चेंज हो सकते हैं। पाटीदार की जगह आप देवदत्त पडिक्कल आ सकते हैं और आकाशदीप वैसे रहेंगे, लेकिन कुलदीप यादव इसलिए जाएंगे क्योंकि बुमराह इस टीम में वापस आएंगे। आपको कोई और चेंज लगता है या फिर सिर्फ 2 ही चेंज करेगा इंडिया? मेरे हिसाब से भी सिर्फ ये 2 ही चेंजेस होंगे और आपके पास ज्यादा ऑप्शंस भी तो नहीं है ना। आप वॉशी सुंदर को वापस भेज ही चुके हैं, उसके अलावा आपके स्क्वाड में बचा कौन है? KS भरत है, इसके अलावा वो उनका वापसी करना तो मतलब शायद वो आखिरी चीज ही होगी इस टेस्ट स्क्वाड में जो आप करना चाहेंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में 2 ही चेंजेस लग रहे हैं कि देवदत्त पडिक्कल का डेब्यू हो सकता है। हालांकि इस पर काफी सारी चर्चा जरूर की जाएगी कि एक ही मैच बचा है, आप देवदत्त पडिक्कल को डेब्यू करवा रहे हैं, रजत पाटीदार को क्या एक और मौका दिया जा सकता है? हालांकि सोशल मीडिया पर फैंस जो हैं वो लगातार इस चीज की मांग कर रहे हैं कि रजत पाटीदार को अब बाहर कर देना चाहिए। 3 मैचेस आपने देखे हैं, तीनों में परफॉर्म उन्होंने नहीं किया है। रजत पाटीदार के भी स्कोर कार्ड पर नजर डालेंगे, वो 6 पारियों में 10 कुछ का औसत है, उसके अलावा ज्यादा रन उनके बल्ले से देखने को मिले नहीं है। इसी कंडीशंस में हम कह रहे हैं कि देवदत्त पडिक्कल का डेब्यू हो सकता है। और देवदत्त पडिक्कल का डेब्यू क्यों हो सकता है मोनू?
रणजी ट्रॉफी में कर्नाटक की तरफ से खेलते हैं और शायद वो आंध्र प्रदेश के खिलाफ मैच था। सामने स्टैंड्स में बैठे थे अजीत अगरकर और लंबे लंबे छक्के वहीं पे लगा रहे थे स्टैंड्स में। धोनी मूवी की याद आ गई कि भैया वहां पर सिलेक्टर्स बैठे हैं, वहीं पर छक्के मारना। 150 रन की पारी उन्होंने खेली थी, 150 रन की, और तभी उनका टीम में सिलेक्शन भी। और शायद यही सोच होगी कि क्योंकि सरफराज खान को हमने देखा, ध्रुव जुरेल को हमने देखा, जो डोमेस्टिक से उठ के आए हैं और जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं टीम इंडिया में भी, इसलिए शायद देवदत्त पडिक्कल का डेब्यू यहां पर हो सकता है। और दूसरी चीज ये भी ना, देवदत्त पडिक्कल लेफ्ट हैंडर हैं और नंबर 3 वैसे खेलते हैं वो, लेकिन नंबर 3 नहीं तो नंबर 4 तो खेल ही लेंगे। तो आई थिंक अगर वो आएंगे टीम में तो एक लेफ्ट हैंडर और आपको मिल जाएगा। जो जडेजा हम चाहते थे कि नंबर 4 जडेजा को कई बार हम लेकर जाते थे मजबूरी में कि हमें एक लेफ्ट हैंडर चाहिए क्योंकि स्पिन के अगेंस्ट वो अच्छे शॉट मार लेगा, लेकिन अब तो देवदत्त पडिक्कल अगर इस टीम में आ जाएंगे और अच्छा उन्होंने कर दिया डेब्यू में, तो मुझे लगता है कि जो इंडिया के जो आने वाले अपकमिंग जो टूर्स होंगे, चाहे ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, तो हमारे पास अच्छी बेंच स्ट्रेंथ आजमाने का अच्छा मौका, क्योंकि आप सीरीज ऑलरेडी जीत चुके हैं, 3-1 से इंडिया आगे है। तो इस मैच में मैं भी ये चाहता हूं कि यार डेब्यूटेंट ये पडिक्कल को भी देख लेते हैं, क्योंकि रजत पाटीदार को तो हमने देख लिया, 6 इनिंग 63 रन, ये तो इस खिलाड़ी के साथ जस्टिफाई नहीं करता, और वो भी तब जब अपने पहली इनिंग में 42 बना दिए थे। उसके बाद का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। बिल्कुल। और जिस तरीके से रोहित शर्मा की भी बात करें तो कंफ्यूजन तो है ना उनके लिए। अब इसीलिए हम कह रहे हैं कि धर्मशाला में धर्म संकट है रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि ये कुछ चेंजेस जो आपको करने पड़ेंगे, ये कहीं ना कहीं आपको मुश्किल में भी डाल सकते हैं। रोहित शर्मा खुद बेहतरीन परफॉर्म किया, एक शतक भी उनके बल्ले से देखने को मिल गया था, और 8 पारियों में 297 रन बनाए हैं, 37.12 की औसत है। रोहित शर्मा कमाल की फॉर्म में अब लौट चुके हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि वो जो आखिरी पारी थी उसमें 50 भी आ गई थी, जहां पर हो सकता है कि टीम इंडिया मुश्किल में फंस सकती थी, लेकिन रोहित शर्मा ने मुश्किल परिस्थिति में रन बना लिए। तो हम कह सकते हैं कि ये चीज जो है इंडिया के लिए थोड़ा सा सेफर साइड हो गई है। नहीं, एक चीज ये भी हमें देखने को मिली चिराग इस सीरीज में कि देखिए रजत पाटीदार एक वीक लिंक आप कह सकते हो। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल ने 2 दोहरे 100 बनाए, अब वो सबसे ऊपर हो गए, हाईएस्ट रन गेटर हैं। रोहित ने 100 बना दिया, शुभमन गिल ने 100 बना दिया। आप किस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस देखना चाहोगे बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि वहां पे सरफराज ने भी 1-2 इनिंग अच्छी खेली, लेकिन एक मैच में थोड़ा सा नहीं चले उनका बल्ला। लेकिन आप किस बैट्समैन को देखना चाहोगे धर्मशाला में कि वो उड़ाकर खेले? कौन ऐसा बैट्समैन होगा आपको? देखिए, मेरे हिसाब से तो यशस्वी जायसवाल पर ही एक बार फिर से नजरें रहेंगी, क्योंकि जब बाउंस अच्छा होता है, क्योंकि धर्मशाला की विकेट में आपको बाउंस अच्छा देखने को मिलेगा, वहां पर शायद बहुत मुश्किल होगा कि अनइवन बाउंस आपको स्पिनर्स के तौर पर खास तौर पर देखना पड़े। तो यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके से अभी तक रन बनाया, 655 रन एक टेस्ट सीरीज में बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और 700 रन बनाते एक वो महा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेंगे। शायद 700 रन किसी ने एक टेस्ट सीरीज में अभी तक भारत के लिए बनाए नहीं है मोनू, और 2 सुनील गावस्कर ने शायद बनाए थे एक बार, सुनील गावस्कर ने, तो उनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। और इसमें वैसे भी अगर देखें 721 रन जो रूट नहीं बनाए थे साल 2021 में, तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि तोड़ ही देंगे। सिर्फ 45 + 21 देख लीजिए आप, 130-140 रन तो ये बना देगा, मुझे ऐसा लगता है। दोनों इनिंग को मिलाकर 100 और आ रहा है जायसवाल का, मुझे ऐसा लगता है। जायसवाल का 100 आ रहा है, और काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि धर्मशाला की विकेट सूट करेगी शायद उन बल्लेबाजों को जो बेसबॉल क्रिकेट को फॉलो करते हैं या बेसबॉल की तरह क्रिकेट खेलते हैं। तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए भी ये चीज सुकून भरी रहने वाली है, खासतौर पर उनके ओपनर्स के लिए। जिस तरीके से बेन डकेट खेलते हैं या जैक क्रॉली खेलते हैं, उनको भी धर्मशाला की विकेट सूट करेगी। बिल्कुल करेगी, खासकर बैन डेकट, क्योंकि बैन डेकट की अच्छी बात मुझे ये लगती है कि वो ऑन द राइज अच्छे शॉट्स मारते हैं। उनको बस थोड़ा हाथ खोलने का मौका मिल जाए तो उसके बाद तो चौकों की लाइन लगा देते हैं। वो बस उनके लिए दिक्कत करती है जो अंदर आने वाले गेंद, खासकर बुमराह आई थिंक ये ट्रम्प कार्ड फिर होंगे टीम इंडिया के लिए। और बुमराह से तो मुझे लगता है पूरी टीम बैकफुट पे नजर आती है, बुमराह से थोड़ी सी कांपती नजर आती है मुझे इंग्लैंड की टीम। ऐसा क्या है भाई बुमराह में, मुझे आपसे पूछना है, ऐसा क्या उनमें है कि वो इस तरीके से गेंद करते हैं और सब सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है? क्योंकि बैन स्टोक्स ने तो ऐसे बोल्ड मारा, उनके दोनों हाथ ऐसे खुल गए थे, उनको समझ नहीं आ रहा क्या ऐसा है। देखिए, बाकी खिलाड़ियों के अगर आप देखेंगे तुलना में, तो जसप्रीत बुमराह क्या अलग लेकर आते हैं, अगर आप जज करेंगे ना उनकी लेंथ को, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि जेम्स एंडरसन जो है वो क्या करते हैं, टप्पा पकड़कर गेंद करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप मार्क वुड देखें, ऑली रॉबिन्सन देखें, वो लाइन और लेंथ से थोड़ा बहुत भटकते हुए नजर आते हैं। अब ये आंकड़े अपने आप में दिखा रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह क्या चीज है, कितना बड़ा थ्रेट है इंग्लैंड के लिए। 3 मैचों में अगर आप देखेंगे तो 17 विकेट उन्होंने अपने नाम किए थे, और एक 5 विकेट वाला बेस्ट 6 विकेट है 45 रन देकर। तो अपने आप में ये चीज दिखाता है कि 3 मैच 17 विकेट कितना ज्यादा क्रूशियल है जसप्रीत बुमराह का इस टीम में होना। और
जो लेंथ है ना वो ऐसा नहीं होगा कि आप एक बहुत ज्यादा आगे कर दी और एक बहुत ज्यादा पीछे कर दी। वो जो गुड लेंथ की गेंदें हैं वहां से अगर आप ऑफ स्टंप की लाइन पकड़ कर रखते हैं, वो जो पांचवें छठे स्टंप पर हम बात करते हैं, उस लेंथ को लगातार, उस लाइन को लगातार हिट करते रहते हैं, एक गेंद वहीं से पड़ के बाहर जाएगी, उसके बाद एक गेंद वहीं से पड़ के अंदर आएगी, और जो अंदर आके खासतौर पर टप्पा पड़कर जो गेंद एकदम से एंगल बदलती है ना, वो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को समझ नहीं आता कि किस तरीके से इस पर रिएक्ट करना है, उसी में ही बल्लेबाज फंसते हुए नजर आते हैं। क्या बात, आपने कितना खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन किया है। लेकिन इंडिया के लिए वैसे कहते हैं धर्मशाला में इंग्लैंड की टीम, देखिए वैसे तो कहते हैं कभी कभी कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, लेकिन इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा थ्रेट क्या हो सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि इंग्लैंड की टीम भी बाउंस बैक करना चाहेगी, तो ऐसे में क्या लगता है सबसे बड़ा थ्रेट बैटिंग या बॉलिंग में कौन होगा? धर्मशाला की पिच मेरे हिसाब से इंडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट हो सकता है, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि ऑन द राइज शॉट, अगर क्योंकि बहुत अच्छा खेलते हैं इंग्लैंड के बल्लेबाज, तो वहां पर भी अगर आप देखेंगे जहां पर जिस विकेट पर आप बाउंस को ट्रस्ट कर सकते हैं ना, वहां पर ऑन द राइज शॉट काफी अच्छे आप खेल सकते हैं, और जब बाउंस को ट्रस्ट कर सकते हैं तो इंग्लैंड के बल्लेबाज कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हावी हो जाते हैं। दूसरी तरफ गेंदबाज भी अगर अच्छा बाउंस होगा तो इंग्लैंड, और 10 डिग्री टेम्परेचर है यार धर्मशाला का, वहां पर अगर आप देखेंगे इंग्लैंड को ऐसा लगेगा कि हम अपने घर में खेल रहे हैं, लगभग ऐसा। सामने बर्फ भी दिख रही होगी, स्नोफॉल दिख रहा होगा, जो थोड़े टाइम पहले धर्मशाला का जिस तरीके का वेदर रहा था, और अभी भी ऐसा ही उनको लगेगा कि होम कंडीशंस जैसी फीलिंग ही आ रही हैं, और उसी पर ही मेरे हिसाब से इंग्लैंड की सबसे बड़ी मजबूती है, उसी पर ही स्टिक रहेंगे। बिल्कुल। और जहां तक प्लेइंग 11 की बात है, इंग्लैंड भी चाहेगा क्या वो 3 तेज गेंदबाजों को बैक करेगा या फिर 2 ही तेज गेंदबाजों के साथ जाएगा? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो इस बार 3 तेज गेंदबाज खेलने वाले हैं इंग्लैंड की तरफ से, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड के लिए भी ये टेस्ट मैच जीतना, क्योंकि साख की लड़ाई है। अब ऐसा नहीं है कि 4-1 से सीरीज अगर आप हार के जाओगे तो फिर आपके लिए भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठने शुरू हो जाएंगे। बार बार इंग्लैंड की जो 12वीं आर्मी है वो जो ट्रोल करती रहती है, वो भी कहीं ना कहीं आपका साथ छोड़ सकती है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मोनू, एक और चीज भी है, आप इस पर भी चर्चा करते हैं, क्योंकि एक नया सेगमेंट हमने शुरू किया है, और ये नया सेगमेंट जो है वो ये है कि हम आपके सवाल दिखाएंगे हमारे लाइव सेशन में, और बहुत सारे सवाल आए हैं। कुछ लोगों ने हालांकि टेक्स्ट सवाल लिख के भेजे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, लेकिन हम चाहते हैं कि आप वीडियो बनाकर भेजें आपका सवाल, आपकी जुबानी दिखाएंगे हम। आपकी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहा है 9643524676। इस नंबर पर आप वीडियो बनाइए, 20, 30, 40 सेकंड का वीडियो बनाइए, सवाल पूछिए या कुछ राय देना चाहते हैं इंडिया इंग्लैंड सीरीज पर, आपकी क्या राय है, तो वो राय आप वीडियो बनाइए, हम आपकी वीडियो दिखाएंगे। कल मोनू बहुत सारे सवाल हमारे पास आए हैं, और हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सवाल लें, उसमें से रैंडमली एक हमने पिक कर भी लिया है, और रोज हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे कि आपके सवाल आप ही पूछें, आपकी जुबानी आपके सवाल। तो आज का क्या सवाल है वो भी देखने की बारी आ गई है, तो मैं देखना चाहता हूं कि क्या आज निकल कर आया, क्या सवाल हमारे पास आने वाला है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि वो सवाल कौन सा है जो आज हमारे लिए आया है। मेरा नाम विकास है। टीम इंडिया को धर्मशाला टेस्ट जीतने के लिए क्या करना होगा? मेरा नाम तो यानी कि सवाल बड़ा अच्छा है। वैसे चिराग जी, इन्होंने पूछा है कि धर्मशाला टेस्ट जीतने के लिए टीम इंडिया को क्या करना होगा। आपको क्या लगता है ऐसे 2-3 ऐसे काम क्या करने होंगे इंडिया को? और सबसे पहले तो विकास जी हैं हमारे पहले वो व्यूअर बने हैं जो हमने ये शुरू किया है नई चीज, उसमें विकास जी हैं। तो विकास जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल पूछने के लिए, न्यूज नेशन पर आने के लिए। और विकास जी का सवाल है कि धर्मशाला टेस्ट जीतने के लिए इंडिया को क्या करना होगा। मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने नेचुरल गेम पर बिलीव करना, बाहर के शोर पर ध्यान इतना ज्यादा देना नहीं है। बेसबॉल जो आप प्रेशर ले लेते हैं वो प्रेशर नहीं लेना है, और अपना नेचुरल गेम अगर आप खेलते रहेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बाउंस को ट्रस्ट करिए, अपने प्लेइंग 11 पर भरोसा जताइए, और ऑन द राइज भी खेलेंगे तो भी मतलब वो नहीं है कि आपको अंधाधुंध शॉट खेलने जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम खेल रही है। अगर आप नेचुरल टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, सही कॉम्बिनेशन के साथ खेलेंगे, तो फिर धर्मशाला टेस्ट आप आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि अभी लगातार 3 मैचेस आपने बेहद ही शानदार अंदाज में जीते। आप भी बताइए आपके मेरे लिए तो सिंपल है। उन्होंने पूछा क्या करना होगा, हमने कर लिया, बुमराह वापस आ गए, बस हो गया, हम जीत गए बस। बुमराह मतलब जीत की पक्की गारंटी नहीं तो कम से वारंटी तो पक्के इंडिया के लिए, क्योंकि बुमराह का ना मतलब ये है कि आप 50% मैच जीत चुके हैं। क्योंकि इन सीमिंग कंडीशंस में अगर आपके पास एक ऐसा तेज गेंदबाज हो जिनका पूरा डंका बजाओ, सीरीज में 17 विकेट उन्होंने लिए 3 मैचों में, तो उनके सामने तो सिट्टी पिट्टी गोल है पूरे इंग्लैंड की बैट्समैनों को, और इसीलिए वो डरे हुए फिलहाल। टीम इंडिया मौज में और इंग्लैंड की टीम खौफ में है। इंग्लैंड की टीम। और एक बार फिर से आपको वो दिखा देते हैं कि किस तरीके से आप भेज सकते हैं। अब विकास जी ने तो सवाल पूछ लिया है, अब बारी आपकी है, क्योंकि आपका सवाल आपकी जुबानी आप पूछ सकते हैं। न्यूज नेशन पर हम दिखाएंगे आपका सवाल। ये जो नंबर आपके सामने आपको दिख रहा है, इस पर व्हाट्सएप कीजिए, वीडियो बनाइए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मोनू हमारे पास आई भी हैं,
लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं या फिर ऑडियो भेज रहे हैं। तो आप टेक्स्ट मैसेज करने के बजाय वीडियो बनाइए, अपना छोटा सा नाम बताइए और उसके बाद सवाल पूछिए, या कोई राय देना चाहते हैं तो राय दीजिए। हम यहाँ पर लाइव में उस पर चर्चा भी करेंगे और आपके सवाल भी हम वहां पर लेने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे ये शो आगे बढ़ता चला जाएगा, संख्या भी ज्यादा होती जाएगी लोगों की और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब मोनू, एक चीज और है यहाँ पर, धर्मशाला टेस्ट इस सीरीज का आखिरी टेस्ट है। इसके बाद टीम इंडिया को आईपीएल खेलना है, T20 है, वर्ल्ड कप खेलना है। यहाँ पर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्या परखना चाहते हैं अपनी बेंच स्ट्रेंथ को, क्योंकि 4 नंबर पर हम लगातार बात करें कि रजत पाटीदार वो 3 मैच खेले, फ्लॉप हो गए, देवदत्त पडिक्कल 1 मैच के लिए आएंगे, लेकिन वो नंबर तो विराट कोहली का ही है ना। उसके बाद चाहे आप न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेलेंगे, टेस्ट सीरीज, या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेंगे, वहां पर तो आप इतने ज्यादा को चांस नहीं दे पाएंगे ना। शायद सरफराज खान को भी चांस नहीं दे पाएंगे, शायद ध्रुव जुरेल को भी चांस नहीं दे पाएंगे। तो क्या ये सोच क्या है, मतलब ये सिर्फ इसी बार हमने एक यंग टीम देखी है, अगली बार से हम फिर से एक्सपीरियंस की तरफ ही मूव करने वाले हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है यार, क्योंकि देखिए आपको मौके कई बार कहते हैं ना, मौके बनाने पड़ते हैं। आप देखिए केएल राहुल की जगह सरफराज खान ने वो दावा ठोका है। तो केएल राहुल जब वापस आ जाएंगे, जब केएल राहुल वापस आ जाएंगे, जब ऋषभ पंत अगर टेस्ट क्रिकेट में वापस आ जाते हैं, विराट कोहली अगर वापस आ जाते हैं, तो फिर क्या हम कहेंगे कि ऋषभ पंत आ गए, ध्रुव जुरेल को शायद बाहर कर दो, केएल राहुल आ गए, शायद आप सरफराज खान को बाहर कर दो। अब विराट कोहली आ जाएंगे तो रजत पाटीदार या देवदत्त पडिक्कल, इनको आप बाहर कर दो। तो फिर इनके लिए क्या एक वो 2 मैचेस खेले थे? क्योंकि मुझे याद आता है तो जो बीजीटी हुई थी 2020-21 में, वहां पर आपने टी नटराजन का डेब्यू तीनों फॉर्मेट में करवा दिया था, तीनों फॉर्मेट में। अब टी नटराजन वहां पर ऑस्ट्रेलिया सीरीज के खिलाफ, वहां पर बहुत सारी इंजरीज हो रही थी, जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गए थे, मोहम्मद शमी इंजर्ड हो गए थे, लास्ट में उमेश यादव भी इंजर्ड हो गए थे। तब हमने देखा था कि टी नटराजन को एक मैच, लास्ट मैच मिला था खेलने के लिए, और वहां पर उसके बाद शायद टी नटराजन हमें कहीं पे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो क्या इस सीरीज से भी ऐसा ही कुछ निकलकर सामने आ रहा है कि जो हमने डेब्यू करवाए हैं, ये आगे चलकर ये खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट से गायब हो जाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है यार, क्योंकि देखिए जो अच्छा परफॉर्म करता है, जो कंसिस्टेंट रन बनाता है, वो टीम में खेलता ही खेलता है। अगर आप देखें तो अब जैसे ध्रुव जुरेल की बात करें तो ध्रुव जुरेल ने जो क्लास दिखाई थी डोमेस्टिक फॉर्मेट में, तो यहाँ आने के बाद उन्होंने रन बनाए हैं। तो मुझे लगता है कि जो ध्रुव जुरेल हैं ये लंबा खेलेंगे, और ऋषभ पंत का अभी हमें ये भी नहीं पता कि वो आईपीएल खेलेंगे या नहीं भी खेलेंगे, और कब तक वो टीम में वापस आएंगे। तो जब तक वो ना आए तब तक तो आप रन बनाइए, आप बताइए टीम मैनेजमेंट को कि हाँ मैं रन बना सकता हूँ। सरफराज खान को देखिए मौका मिला तो सरफराज खान ने उस मौके को ग्रैब किया है। सो आई थिंक जो बैट्समैन रन बनाएगा और खेलेगा तो उनका पक्का खेलना हो जाता है। अब विराट कोहली आएंगे सबको पता है, लेकिन अब सिंपल सी बात है, वो सब जानते हैं कि नंबर 4 पर विराट खेलेंगे। तो रजत पाटीदार ने रन नहीं बनाया, तो इसलिए सिंपल सी बात है, अब रजत पाटीदार की जगह खिलाऊंगे। अगर देवदत्त पडिक्कल इन केस अच्छे रन बना देते हैं तो, और सरफराज खान या ध्रुव जुरेल में कोई एक नहीं चलेगा, तो फिर देखा जाएगा कि यार क्या करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि देखा जाएगा ही, बहुत ज्यादा वो डराने वाली स्थिति होती है जो डेब्यू कर रहे होते हैं खिलाड़ी, उनके लिए यही चीज होती है। लेकिन मैं एक चीज जरूर चाहता हूँ चिराग, कि आप ना सरफराज खान और ध्रुव जुरेल कम से कम ना 3 से 4 मौके तो प्लीज दीजिए, चाहे वो बनाए या ना बनाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन दोनों में ना वो मुझे दिखा है, वो एक स्पार्क कहते हैं ना, कि आपको पता चल जाता है। अगर कोई बैट्समैन 10 रन भी बनाए ना, 10 रन में पता चल जाएगा कि भाई इसमें क्या वो विल पावर है, क्योंकि हमने उसमें नहीं देखी थी वो रजत पाटीदार में, जिस तरीके से सॉफ्ट डिस्मिसल आउट हुए थे और बार बार स्पिन के अगेंस्ट आउट हुए थे। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा कंसर्न है। अगर आपने 42 बनाए हैं और टफ सिचुएशन में बनाए हैं, और उसके बाद आकर आप एक फ्लैट विकेट पर आकर आप स्पिनर को आप कैच दे बैठते हैं और आराम से आप आउट हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ध्रुव जुरेल में विल पावर देखी थी, 90 बनाए, उसके बाद 39 बनाए तो नॉट आउट रहे थे। तो वो ऐसी पारी चाहिए। विल पावर तो है मोनू, टैलेंट सभी खिलाड़ियों में, ऐसा नहीं है कि किसी में टैलेंट नहीं है। लेकिन आपने कहा यार सरफराज अगर एक पारी और अच्छी खेल देते हैं यहाँ पर, फिर भी जब केएल राहुल वापस आ जाएंगे तो आप ऐसी स्थिति में केएल राहुल को तो बाहर नहीं करोगे ना, आप खिलाओगे तो फिर केएल राहुल को ही। अब सरफराज खान इससे ज्यादा क्या करेंगे? अब ऋषभ पंत के लिए अब ये सिचुएशन क्यों बन रही है? अगर अगली आपकी सीरीज 2 महीने में 3 महीने में होती तब ये सिचुएशन नहीं बनती थी कि आप ऋषभ पंत को खिलाएंगे या ध्रुव जुरेल को खिलाएंगे, क्योंकि तब तक शायद 90 ओवर एक दिन में विकेट कीपिंग करने के लिए शायद ऋषभ पंत अभी उतने फिट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अब अगली सीरीज आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत ज्यादा लेट है। ऑस्ट्रेलिया में तो आपको दिसंबर और जनवरी में खेलना है बीजीटी के लिए, वहां पर बहुत टाइम है। ऋषभ पंत भी पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे, केएल राहुल भी यहाँ पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। हो सकता है ईशान किशन अपने आप को सुधार ले, डोमेस्टिक अच्छा खेल ले, उनकी भी वापसी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में फिर
ध्रुव जुरेल को क्या ज्यादा चांसेस मिल पाएंगे, क्योंकि हमने देखा है, पहले भी हमने देखा है, आप गिनती कर सकते हैं उन खिलाड़ियों की जिनका टीम इंडिया में डेब्यू हुआ था, लेकिन उनको उसके एक तो आपके फेवरेट ही है तिलक वर्मा, नहीं इनकंसिस्टेंट रहे ना, जिसके तिलक अपने नाम लिए inconsistent होंगे रहे, जो ऐसा नहीं बाहर है। हुए हैं। अब एक मैच में तो सरफराज खान चल गए, अगले मैच में सरफराज खान भी नहीं चले, अब अगले टेस्ट की एक पारी में चल जाए, एक में ना चले, फिर वो आप उन्हें इनकंसिस्टेंट कहेंगे या कंसिस्टेंट कहेंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, वरुण चक्रवर्ती का नाम आपको याद आ जाएगा, वेंकटेश अय्यर का नाम आपको याद आ जाएगा, करुण नायर का नाम आपको याद आ जाएगा, टी नटराजन का नाम आपको याद आ जाएगा। तो ये तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं ना जो डेब्यू करते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं। नहीं यार, ऐसा भी तो शिवम मावी भी है, बाय द वे उनका भी डेब्यू आपने करवा दिया था। लेकिन आपके लिए अच्छी चीज क्या लगती है कि जब आपके पास बैकअप अच्छा हो ना, फिर जब मौके मिलते हैं, मैं मानता हूं कि ऋषभ पंत आएंगे तो हो सकता है आप ध्रुव जुरेल को बाहर कर दें, लेकिन इन केस जैसे बांग्लादेश के साथ भी आपकी सीरीज होनी है, घर पे ही होनी है, उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ भी आपकी सीरीज है, तो वहां पर आपको ऐसा तो है नहीं कि भाई वहां पर भी तो ऐसे ही मौके मिलेंगे। 5 टेस्ट हैं अब या 3 टेस्ट हैं, अगर आपने 2 जीत लिए तो एक अंतिम टेस्ट में आपको फिर आपको ध्रुव जुरेल के साथ आप जा सकते हो, तो आपके पास ऑप्शन तो रहेंगे ना, बैकअप तो रहेंगे ना, और वो यू नेवर नो, क्या पता वो बैकअप ही आपके अच्छे ऑप्शन बन जाए आने वाले टाइम में। तो मुझे लगता है कि यार दोनों प्लेयर एक अच्छे प्लेयर है टीम इंडिया के लिए, मतलब वो कहता हूं कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन दोनों प्लेयर के साथ, अगर यहां पर धर्मशाला में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो टीम के साथ बने रहेंगे। और टीम इंडिया में वो रिवाज भी तो है ना थोड़ा सा कि कंफ्यूजन तो साथ लेकर ही चलते हैं हम, ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड की तरीके से एक दिन पहले ही हमने प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी, या बहुत टाइम पहले ही स्क्वाड हमारा आ जाता है किसी चीज के लिए। टॉस होता है तब भी शायद रोहित शर्मा ये चीज सोच के चलते होंगे कि पहले बैटिंग आई तो शायद इसको खिला लूंगा, पहले बॉलिंग आई तो शायद उसको खिला लूंगा। तो कंफ्यूजन जो है टीम इंडिया में वो बहुत पिछले काफी सारे समय से चली ही हुई आ रही है, और आगे भी शायद इसी तरीके से चलती रहेगी। इस कंफ्यूजन का शायद अब कोई इलाज तो होगा नहीं। बिल्कुल, और लेकिन कई बार कंफ्यूजन अच्छी होती है, कहते हैं हेडेक हो, लेकिन अच्छी हेडेक हो। आप रोहित शर्मा की जुबानी कह रहे हैं। रोहित शर्मा तो देखिए अच्छी बात मुझे ये लगती है, जो टॉस करने आते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि आपकी प्लेइंग 11 में आपने इनको बाहर कर दिया, तो रोहित कहते हैं नो पर्टिकुलर रीजन, तो वहाँ पर नो पर्टिकुलर रीजन ही आपको दिखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो प्लेइंग 11 हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें देखिए 2 ऐसे स्लॉट हम बार बार बात कर रहे हैं रजत पाटीदार की। रजत पाटीदार आपने सही कहा बिल्कुल कि देखिए टैलेंट की कोई कमी नहीं है, वो कैरेक्टर अच्छा है, वो अच्छा खेलते हैं, लेकिन आपको बहुत रन बनाने पड़ेंगे जब आपके सामने अच्छा ओपोनेंट हो और अच्छा फ्लैट विकेट हो। अगर आप यहां रन बना दोगे तो शायद ये चर्चा ही नहीं होती आज। अगर रजत पाटीदार 2 बड़ी अच्छी पारी खेल देते तो वहां पर चर्चा नहीं होती नंबर 4 पर हम किसको खिलाएं। तो जो आपको मौके मिले वो आप भुना लीजिए, और मौके जब आप छोड़ते हैं तो उसकी अहमियत आप देखिए, वैल्यू समझनी चाहिए हमारी नंबर 4 स्लॉट की। आप विराट नहीं इस टीम में, तब जाकर आपको ये मौका मिला था। सरफराज खान देखिए केएल राहुल बाहर हुए थे, तो केएल राहुल की जगह सरफराज खान ने आकर 2 अच्छी पारी खेल दी, तो उनको वैल्यू समझ में आई, और अब देखिए सरफराज खान पक्के हो गए हैं। ध्रुव जुरेल केएस भरत की जगह उनको मौका मिला था, उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने बनाया। तो जो जो मौका मिले आप उसको बस ग्रैब कर लीजिए। बिल्कुल। तो चलिए ये सब तमाम चीजें धर्मशाला टेस्ट से जुड़ी हुई, और आगे भी जो जो अपडेट्स आएंगी वो भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज़ नेशन।